नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपनी इतिहास की कक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, मुगल साम्राज्य, जो 16वीं से 17वीं शताब्दी तक भारत के इतिहास का एक बहुत ही खास दौर था। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का मशहूर लाल किला है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। पता है, ये कभी मुगल बादशाहों का निवास स्थान हुआ करता था और ये हमें उस महान विरासत की याद दिलाता है जो मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाकर छोड़ी थी। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये मुगल कौन थे। देखिए, मध्यकाल में भारत जैसे इतने बड़े और इतनी विविधताओं वाले उपमहाद्वीप पर शासन करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन मुगलों ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया और उसे इतने अच्छे से चलाया जो उनसे पहले बहुत कम समय के लिए ही मुमकिन हो पाया था। मुगल जो थे वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। अपनी माँ की तरफ से वे मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर राज करता था। और अपने पिता की तरफ से वे ईरान, इराक और आज के तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी रगों में दो महान योद्धा वंशों का खून दौड़ रहा था। पर एक मजेदार बात यह है कि मुगल खुद को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान का नाम सैकड़ों लोगों के नरसंहार से जुड़ा था। दूसरी तरफ वे तैमूर के वंशज होने पर बहुत गर्व महसूस करते थे, खासकर इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चलिए, अब हम मुगलों के सैन्य अभियानों के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है पहले मुगल शासक बाबर से। सोचिए, जब 1494 में बाबर को फरगाना राज्य का उत्तराधिकार मिला, तब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। लेकिन मंगोलों की ही एक दूसरी शाखा उज़्बेकों ने हमला कर दिया और उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। कई सालों तक यहाँ-वहाँ भटकने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और फिर 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की मशहूर लड़ाई में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। बस इसी जीत के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबर जीता कैसे? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत का एक बहुत बड़ा कारण थी उसकी लड़ने की नई तरकीब। भारत में पहली बार किसी युद्ध में तोपों और गोलाबारी का इतने असरदार ढंग से इस्तेमाल किया गया था। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसकी तोपों ने इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना पर उससे एक निर्णायक बढ़त दिला दी। अच्छा, अब ये समझते हैं कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की क्या परंपराएं थीं, मतलब राजा के बाद अगला राजा कौन बनता था और उनके दूसरे शासकों के साथ रिश्ते कैसे थे। मुगल जो थे वो ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है। इसकी जगह वे सहदायाद की तैमूरी परंपरा को अपनाते थे। इसमें क्या होता था कि उत्तराधिकार का बंटवारा सभी बेटों में कर दिया जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि गद्दी के लिए राजकुमारों के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थीं। जब मुगल बहुत ताकतवर हो गए तो कई भारतीय शासकों ने अपनी मर्जी से उनकी सत्ता मान ली, जिनमें राजपूत एक बड़ा उदाहरण है। कई राजपूत घरानों ने तो अपनी बेटियों की शादी मुगल परिवार में करके ऊंचे पद भी हासिल किए। अकबर के शासनकाल का ये नक्शा देखिए, ये दिखाता है कि उसका साम्राज्य कितना विशाल हो चुका था। जैसे कि जहांगीर की माँ आमेर के कछवाहा राजपूत की राजकुमारी थी और शाहजहां की मां मारवाड़ के राठौर राजपूत की राजकुमारी थीं। लेकिन कुछ राजपूत ऐसे भी थे, जैसे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, जिन्होंने लंबे समय तक मुगलों का विरोध किया। पर हारने के बाद भी मुगलों ने उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया और उनकी जमीनें, जिन्हें वतन जागीर कहते थे, उन्हें वापस लौटा दी। जैसे जैसे साम्राज्य फैलता गया, मुगलों ने प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों के लोगों को नौकरी देना शुरू किया। शुरू में तो ज्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन बाद में उन्होंने ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और दूसरे समूहों को भी शामिल किया। मुगलों की सेवा में आने वाले ये सरकारी अफसर मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिससे कोई सरकारी पद या रैंक यानी मनसब मिला हो।
ये एक तरह की ग्रेडिंग प्रणाली थी जिससे पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियां तय होती थीं। किसी मनसबदार की जात जितनी ज्यादा होती थी, दरबार में उसकी इज्जत और उसका वेतन भी उतना ही ज्यादा होता था। मनसबदारों की सैन्य जिम्मेदारियां भी होती थीं। उन्हें एक तय संख्या में सवार या घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे। ये तस्वीर देखिए, इसमें एक मनसबदार अपने घुड़सवारों के साथ किसी अभियान पर जा रहा है। वे अपने सैनिकों और घोड़ों का मुआयना करवाते, घोड़ों को दगवाते और सैनिकों का रजिस्ट्रेशन करवाते थे, जिसके बाद ही उन्हें तनख्वाह मिलती थी। मनसबदारों को उनकी तनख्वाह राजस्व इकट्ठा करने वाली जमीन के रूप में मिलती थी, जिसे जागीर कहते थे। ये लगभग इक्ता की तरह ही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था। मनसबदार अपनी जागीरों पर रहते नहीं थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। वो तो साम्राज्य के किसी और हिस्से में सेवा करते थे, जबकि उनके नौकर उनके लिए जागीर से राजस्व इकट्ठा करते थे। औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते हालात बदल गए। मनसबदारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था। मतलब जागीरों की कमी हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि जागीरदार कोशिश करते थे कि वे जितना ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल सकें, कर लें। इस वजह से बेचारे किसानों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब हम मुगलों की आमदनी के मुख्य स्रोत की बात करते हैं, जो था किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। ये कर, जिसे हम लगान भी कहते हैं, गांव के मुखिया या स्थानीय सरदार के जरिए दिया जाता था। मुगल इन सभी बिचौलियों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे, जमींदार। अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल। उन्होंने एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली बनाई। उन्होंने 10 साल यानी 1570 से 1580 के बीच कृषि की पैदावार, कीमतों और खेती वाली जमीन का बहुत सावधानी से सर्वे किया। इन आंकड़ों के आधार पर हर फसल पर नकद के रूप में टैक्स तय कर दिया गया। हर प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल के लिए राजस्व दर की एक अलग लिस्ट बनाई गई। राजस्व पाने की इसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी एड्यूटेकन की कक्षा में हम जानेंगे कि ये उस समय की एक बहुत ही एडवांस प्रणाली थी। ये तस्वीर देखिए, इसमें अकबर अपने करीबी दोस्त और दरबारी अबुल फजल से अकबरनामा नाम की किताब ले रहे हैं। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का 3 हिस्सों में इतिहास लिखा था। इसका जो तीसरा हिस्सा है उसे आईने अकबरी कहते हैं, जिसमें अकबर के प्रशासन, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का पूरा ब्यौरा मिलता है। लेकिन प्रशासन में सब कुछ एकदम सही नहीं था। शाहजहां के समय की ये छोटी सी पेंटिंग दिखाती है कि कैसे एक भ्रष्ट अफसर रिश्वत ले रहा है और नीचे एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा दे रहा है। इससे पता चलता है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी थीं, जिससे किसानों को बहुत परेशानी होती थी। 17वीं शताब्दी और उसके बाद मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य कुशलता के कारण देश में बहुत ज्यादा आर्थिक समृद्धि हुई। जो भी विदेशी यात्री यहाँ आते थे, वो इसे एक बहुत अमीर देश बताते थे। लेकिन इसी खुशहाली के साथ साथ देश में बहुत ज्यादा गरीबी और सामाजिक असमानताएं भी थीं, जो साफ साफ दिखाई देती थीं। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। शाहजहां के शासनकाल के दस्तावेज बताते हैं कि कुल 8000 मनसबदारों में से सिर्फ 445 ही सबसे ऊंचे पद पर थे। मनसबदारों की इस छोटी सी संख्या यानी सिर्फ 5.6% को ही साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% तनख्वाह के रूप में दे दिया जाता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धन का कितना असमान बंटवारा था। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता कमजोर होती गई, वैसे वैसे अलग अलग इलाकों में सम्राट के सेवक और सूबेदार खुद ही ताकतवर होने लगे। इनमें से कुछ ने तो नए वंश स्थापित कर लिए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को अपना मालिक मानते रहे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो विद्यार्थियों, आज हमने मुगल साम्राज्य की एक लंबी यात्रा की। हमने जाना कि कैसे बाबर ने तैमूर और चंगेज खान के वंशज के रूप में भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। हमने उनकी मनसबदारी और जागीरदारी जैसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझा और जब्त जैसी राजस्व प्रणाली के बारे में भी जाना। और अंत में हमने ये भी देखा कि कैसे इतना विशाल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। मुझे उम्मीद है कि ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसे अच्छे से दोहराइएगा।
है।